नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की इससे पहले आपके लगभग 8 से 10 क्लासें आ चुकी हैं। सॉरी, मध्यकालीन भारत में भी मुगल वंश और मुगल वंश की भी मैं आपके लगभग इससे पहले 225 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुका हूं। तो लगभग आपकी इसमें कितने, तो ये मान के चलो कि 9 क्लास के आसपास आपकी क्लासें आ चुकी हैं। तो ये आपकी आपकी 10वीं क्लास रहेगी भाई, ठीक है, लगभग 10वीं क्लास रहेगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत भी आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें भी आपके 300 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो कुल मिलाकर मध्यकालीन भारत आपका समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्ति की ओर, क्या कि समाप्त ही हो गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत भी आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें भी आपका गुप्त काल और गुप्ततर काल का आपका पोर्शन चल रहा है, जो आपका अंतिम पोर्शन रहेगा। इसके अलावा आधुनिक भारत का मैं आपको इसमें नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम आपका आ चुका है, समय इतना नहीं रहेगा कि आधुनिक भारत को पूरा करा पाएंगे। लेकिन अगली बार जो दिसंबर का एग्जाम होगा, तो उसमें आपको पूरा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत डिटेल से सारा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पेपर 1 भी हम लोग जो है अब की बार 10 के 10 यूनिट आपको कंप्लीट करा चुके हैं। लेकिन अब की बार जो रहेगा दिसंबर वाले में, और डिटेल से इनको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और शुरुआत से फिर से दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे, नया बैच स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का भी। वैसे पेपर 1 की मैं 10 के 10 यूनिट आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी रही जो बहुत जल्दबाजी में करानी पड़ी। ठीक है, उनको मैं पूरे विस्तार से नहीं कर पा जो है करा पाया। लेकिन अब की बार जो है पूरे डिटेल से और विस्तार से बिल्कुल करेंगे। रही बात पीडीएफ की, आप सभी को पता ही है कि संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो यहाँ पर आपको लोगों को ये सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो रही है, मैंने डाल दी है। ठीक है, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, और इसका आंसर आप लोगों ने दे ही दिया होगा। और भाई यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो। तो निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया? देखिए, कलंदर की उपाधि जो ली गई थी, वो बाबर के द्वारा ली गई थी। बाबर के द्वारा कलंदर की उपाधि ली गई थी, तो बाबर को ही कलंदर कहा जाता था। ठीक है जी। तो कब ली थी? तो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद इसने क्या करा? कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। किसने दी थी? तो कलंदर की उपाधि जो दी गई थी, वो इसको दी गई थी किसके द्वारा भाई? जनता के द्वारा दी गई थी। ठीक है जी, जनता ने इसको कलंदर की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है, और वैसे 227वां। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो कुल मिलाकर कांगड़ा पर जो आक्रमण करने के लिए गया था, कौन गया था, ये आपको इसमें बताना है। कांगड़ा पर जो आक्रमण किया, वो राजा विक्रमजीत के नेतृत्व में किया गया था। राजा विक्रमजीत के नेतृत्व में अगर हम बात करें, तो 1620 ईस्वी की बात है। 1620 ईस्वी के समय जहांगीर ने राजा विक्रमजीत को कांगड़ा अभियान पर भेजा था, जो पंजाब की पहाड़ियों के अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 228। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजु के बाबरी लिखी गई थी? देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी है। देखो, दे भी रखा है, पीजीटी 2016 और 2010 और 2013 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखिए, बाबर के द्वारा जो आपके तुजु के बाबरी इसकी आत्मकथा थी, और ये इसने तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 229। इसको देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। मुगल काल में जब्ती क्या थी? जब्ती एक प्रकार का क्या था भाई? कर हुआ करता था। जब्ती जो था, ये एक प्रकार का कर हुआ करता था। ठीक है जी। जब्ती जो था, एक प्रकार का कर था, जिसे रई के आधार पर या राई के आधार पर अपनाया गया। राई हुआ करती थी फसलों की सूची, तो फसलों की सूची के आधार पर जो है ये जब्ती कर लिया जाता था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पर आ चुके हैं, कौन से पर भाई? क्वेश्चन नंबर है आपका आज का 230वां, यानी कुल मिलाकर 5वां क्वेश्चन। शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो वो कौन सा अधिकारी हुआ करता था शेर शाह सूरी के समय? जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था, उसे दीवान वजारत के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? दीवान वजारत उसको कहा जाता था। और इसका कार्य होता था राज्य की आय व्यय को देखना, इनकम और खर्च कितना होता है, वो सारा इसका देखने का काम हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 231 की अगर हम बात करें, तो 231 में किसके शासन काल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक
मोहसिन देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान हुआ करते थे। तो ये जो आपका विद्वान हुआ करता था, प्रमुख संत था, मुस्लिम संत, ये जहांगीर के समय हुआ करता था। तो जहांगीर के समय ये प्रमुख संत हुआ करता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 232 की बात करें, अकबर के से संबंधित है। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कुल मिलाकर मालवा विजय पर किसको भेजा गया था? तो अब्दुल्ला खान उज़्बेक को मालवा अभियान पर भेजा गया और इसने इस अभियान में जीत हासिल की। कब के? तो 1561 की बात है भाई, 1561 ईस्वी में इसको भेजा गया था। और यहाँ के शासक की अगर बात करें तो बाज बहादुर हुआ करता था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी पत्नी का नाम रानी रूपमती था। क्वेश्चन नंबर 233 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 233 में अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? गलत कौन सा है, बस ये बताना है। तो गलत कथन देखना है। देखो भाई, अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में उसने अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे, बिल्कुल बात सही है। 1561 ईस्वी में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार दिया, बात बिल्कुल सही है। साथ ही वह शेखजादा भारतीय मुसलमानों अमीरों के साथ भेदभाव करता, बिल्कुल गलत है, भेदभाव नहीं किया करता था। अकबर के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने अपनी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना को नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधी नियम सख्ती से लागू किए। ये भी आपका कथन सही रहेगा। तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 234 की बात करेंगे और आज का ये 9वां क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा? एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम में की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। तो कौन सा ऐसा बादशाह था, कौन सा ऐसा शासक था जो आपका सोने से पहले पुस्तकें पढ़ा करता था? आप सभी जानते हैं कि एक शासक ऐसा था जो खुद पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था, अकबर। तो इसको महिलाएं जो है पढ़कर सुनाया करती थी पुस्तकों के बारे में या इतिहास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 235 की बात करेंगे। एक मुगल बादशाह ने एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग तथा द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गूंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। यह मुगल बादशाह कौन सा था? तो ऐसा मुगल बादशाह कौन सा था, आप सभी जानते ही हैं। ऐसा कौन सा हो सकता है भाई? अकबर के द्वारा ही यह कार्य किया गया था। यह कार्य अकबर के द्वारा ही किया गया था और मजहर-ए-नामा की स्थापना की गई। दीन इलाही एक नया धर्म बनाया गया इसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 236 की बात करेंगे। कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के 6वें वर्ष आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा? क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। ऐसा किसके द्वारा किया गया? औरंगजेब के द्वारा। ऐसे ऐसे फरमान जो है सिर्फ औरंगजेब के द्वारा ही किए गए। इसी कारण जो है मुगल वंश का बड़ी तेजी से पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 237 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 237 जो दिया गया है वो आपका संबंधित है भाई तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंशय और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खाफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना करता है? औरंगजेब के बारे में कहता है भैया। ये कहता है कि औरंगजेब बहुत ईमानदार था और उसने जो है आत्म संयम से निष्ठापूर्वक जो है न्याय दिए थे या न्याय किए थे। जबकि आप सभी जानते ही हैं कि उसने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, कितने त्योहारों को बंद करवाया, कितने मंदिरों को तोड़वाया, कितने आपके जो है हिंदू लोगों को धर्मांतरण करवाया। तो उसको जो है न्यायवादी कहा जा रहा है, किसके द्वारा? खाफी खान के द्वारा। खाफी खान के द्वारा उसको एक न्यायवादी शासक कहा जा रहा है। ठीक है जी। अकबर के बारे में बोलता तो कुछ कहा भी जा सकता था, लेकिन औरंगजेब के बारे में ऐसी बात कह रहा है, तो इसका जो है ये शायद अपने बादशाह को खुश करने के लिए ये कथन उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्ते को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उन शासकों को चिन्हित करें। कौन कौन से ऐसे राजा थे
जिन्होंने उस क्षेत्र को या उस रास्ते को जीतने का प्रयास किया। तो अकबर और अब्दुल्ला खां उज़्बेक जो थे, अकबर और अब्दुल्ला खां उज़्बेक, इन दोनों के द्वारा ये कार्य करने का विचार अपने मन में लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 239 है। यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश और शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा समाप्त कर दी। बेगमों के नाम उजागर नहीं किए जाएंगे, ऐसा किसने कहा? ये कार्य जो किया गया था अकबर के द्वारा किया गया कि भाई हरम में जो महिलाएं रहती है, जो बेगम रहती है, जो राज जो है, जो पत्नियां रहती थी उनकी, तो उनके नाम उजागर नहीं होने चाहिए किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240 है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा? खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा। इनको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया गया है। बताओ भाई किसने ऐसा किया है, किसने ऐसा वर्णन किया? एक पुस्तक मिलेगी आपको, तुझो आपका क्या नाम है आपकी अरे बाबर की जीवनी, बाबर की जो जीवनी है उसी में इस बात का, बाबरनामा, उसी में इस बात की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 241 की बात करते हैं। किसने कहा कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसे टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए? टट्टू मतलब जो उसका गधा है, जो खच्चर है, उसका टट्टू कहा गया खच्चर को, उसको भी पानी और खाने के लिए अनाज दिया जाए। ये कहा गया था किसके द्वारा? ये आदेश जारी किया गया था भाई शेर शाह सूरी के द्वारा। ऐसा आदेश शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था कि जो भी व्यक्ति आएगा उसकी सेवा की जाएगी, उसको भरपूर जो है खाना दिया जाएगा। 242वां क्वेश्चन है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंधित ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा। ताजिक नीलकंठी की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये इसमें आपको बताना है। तो जो आपका ताजिक नीलकंठी की जो रचना की गई वो नीलकंठ के द्वारा ही की गई थी, नीलकंठ के द्वारा ही की गई थी, अकबर के समय की गई थी। किसके समय? अकबर के समय की गई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 243। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? बताओ भाई कौन लिया करता था? तो ऐसा था कौन भाई? जहांगीर। जुआ खेलता था, सट्टा खेलता था, ठीक है, दीपावली के अवसर पर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 244। शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उसको पुरस्कृत करता था, यानी कि इनाम दिया करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? तो शाहजहां के बारे में बात हो रही है भाई, शाहजहां के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा वो अमीर था जिसको पदोन्नत यानी कि जिसका पद बढ़ा दिया गया था? तो जफर खां, ये जाफर खां उसको कहा जा सकता है, जाफर खां। क्वेश्चन नंबर 245 की बात करें अगर, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई थी? ये बात कही गई किसके द्वारा भाई? ये बात कही गई आपकी फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को पेलसार्ट के द्वारा। कब आया था ये भारत में? ये आया जी 1620 में। कब गया? 1627 में। तो 1620 से 1627 के बीच में आया था। एक डच व्यापारी हुआ करता था ये एक डच व्यापारी था भाई, इसने ऐसी बात रखी। तो ये आंसर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 246 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके आपके तर्क भी दिया गया है। नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि नूरजहां की शादी की वजह से ही वो जहांगीर जो था प्रशासन की तरफ से उदासीन हुआ। नहीं, वो खुद जो है एक शराबी था, शराब पिया करता था और पूरे दिन जो है हरम में अपना जीवन व्यतीत करता था। 1611 से 22 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुनता, जिसको जनता दल भी कहा जाता था, यहाँ पर जुनता दिया गया है,
दल बना लिया था और वह काफी ताकतवर हो गई थी। बात बिल्कुल सही है, ये कथन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो डी आंसर होगा, ए गलत होगा और आर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? सतीश चंद्र ने की एक पुस्तक है मध्यकालीन भारत, उसमें आपका लिखा है कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू किया है, जो एक राजनीतिक संकट का सूचक था। राजनीतिक संकट का मतलब कि हिंदू राजा सभी के सभी क्या हुए, इससे नाराज हो गए। राजनीतिक सूचक का संकट था और विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से, है जी, दक्कन में जो हालात बिगड़े हैं उसकी वजह से जजिया कर की वसूली 1705 ईस्वी में रोकनी पड़ी थी। 1705 ईस्वी में जजिया कर की वसूली रोकनी पड़ी और कालांतर में 1712 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1712 ईस्वी में जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन हो गया इसका, लोगों ने देना बंद कर दिया और रंगीला के समय इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर आपका सी ऑप्शन इसमें आप सही लगा सकते हो। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 248। क्वेश्चन नंबर 248 जो है नादिर शाह के आक्रमण से संबंधित है भाई, नादिर शाह के आक्रमण से संबंधित है। तो नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं, ये आपको इसमें बताने होंगे भाई। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन से सही। मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर द्वारा किया गया आक्रमण मानते थे, बिल्कुल सही है। अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता और एक नए राजवंश की स्थापना करता तो वह मराठा महत्वाकांक्षा को पहुंचाने वाला गहरा आघात हो सकता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए ये मराठों की सहायता किया करते थे। साहू ने बाजीराव को मराठा बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा, जो औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया गया था कि जब भी साम्राज्य परेशानी में होगा मराठा मदद करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए मुगल सेना के लिए पहुंचा नहीं भाई, नहीं पहुंचा था, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई? मुजद्दिद की उपाधि किसको दी गई भाई? देखिए मुजद्दिद की जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी भाई किसको? ये दी गई थी शाहजहां को। किसको दी गई? शाहजहां को दी गई थी। मुजद्दिद की उपाधि जो है वो शाहजहां को दी गई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद क्या था? बता दो भाई मीर बख्शी क्या हुआ करता था? मीर बख्शी जो हुआ करता था ये प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। कुल मिलाकर जो है आपका ये मीर बख्शी जो था ये प्रशासनिक कार्यों की देखरेख किया करता था, ठीक है जी। प्रत्येक सैनिक और असैनिक पदाधिकारी को सेना की सूची में दर्ज किया जाता था। सम्राट मुख्य सेनापति हुआ करता था। मीर बख्शी सैनिक प्रशासन का प्रधान भी होता था, सैनिक प्रशासन का प्रधान भी हुआ करता था मीर बख्शी ही। और मीर बख्शी के द्वारा ही जो है सेना में नियुक्ति की जाती थी, वेतन बांटा जाता था। इसके अलावा मीर बख्शी के द्वारा ही मनसबदारों की सेनाओं का निरीक्षण आदि कार्य भी किया जाता था। तो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख इसका सबसे आपका सटीक और सबसे सही आंसर रहेगा, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर इसको ए भी आप इसमें लगा सकते थे भाई, ठीक है, ए भी इसमें लगा सकते थे। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोगों को ये सीरीज ये क्लासें अच्छी लग रही है तो प्लीज जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो इसको शेयर भी कर दिया करो। एग्जाम 28 जून से है आपका, ठीक है जी। एक दो दिन आपका बस एग्जाम में बचा है अभी फिलहाल, ठीक है। एडमिट कार्ड आप सभी के आ ही गए होंगे, तो जितना हो सके आप जो है रिवीजन करो, इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है जी। और भाई साहब जो है एग्जाम को अच्छे से करके आना। और पेपर फर्स्ट में तो आपका जो है पेपर फर्स्ट में आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसका भी जितना जल्दी हो सके फटाफट रिवीजन कर लो, ठीक है। सारा तो आप जो है अभी से एकदम से कर नहीं पाओगे क्योंकि लगभग उसमें आपकी 90 से 100 वीडियो आपकी आसपास हैं, ठीक है। तो वे सभी
हो सके तो देख लो भाई फटाफट, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट करा दिया मैंने पेपर 1 आपका सारा। और सेकंड पेपर में मैंने हिस्ट्री वाला पोर्शन में अगर बात करें तो वो आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये आपका लगभग आपका कंप्लीट ही करा दिया है, ठीक है। आधुनिक भारत रह गया भाई, उसके लिए टाइम नहीं बचा, उसको नहीं करा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगली बार जो रहेगा दिसंबर के एग्जाम में, तो उसको हम आप लोगों के लिए उसको जो है कंप्लीट कराएंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।